आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। जंग है तो है, हथियार नहीं चल रहे, बम नहीं बरस रहे, लेकिन हमला हमारी अर्थव्यवस्था पर हुआ है। हमला हमें कंगाल करने के लिए हुआ है। हमला हमें भूखा रखने के लिए किया गया है। पर कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं ट्रंप के टैरिफ वॉर में भारत का सिपाही बनने के लिए। मैं तैयार हूं टैरिफ के नाम पर ट्रंप की ब्लैकमेलिंग का जवाब देने के लिए। और मैं तैयार हूं स्वदेशी अपनाने के लिए। पर आप भी तैयार हैं ना? मैं ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रही कि मुझे आप पर डाउट है। मैं ये इसलिए पूछ रही हूं कि बिना आपकी हमारी भागीदारी के अलावा ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इस देश को, इस सरकार को आपकी जरूरत है, हर एक व्यक्ति की। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह बताने का वक्त आ गया है कि अगर हम नमस्ते ट्रंप कह सकते हैं, अगर हम अतिथि बनकर आए डोनाल्ड ट्रंप को अपने सिर पर बिठा सकते हैं, तो हमलावर ट्रंप को जवाब देने में भी नहीं कतराएंगे। ट्रंप साहब, आपने हमारी दोस्ती देखी है, तो अब अगर आप दुश्मनी निभाना चाहते हैं तो हमारा जवाब भी जरूर देखिएगा। हम कूटनीति की क्लास के ब्राइट स्टूडेंट बेशक नहीं हैं, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कि दुनिया में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आप बेशक अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना चाहते होंगे, लेकिन इसके लिए आप लंबी लकीर खींचने की जगह हमें धमका रहे हैं। कोई बात नहीं, लंबी लकीर कैसे खींची जाती है ये हम आपको सिखाएंगे, ये भारत आपको सिखाएगा। भारत के 140 करोड़ लोग आपको सिखाएंगे। याद होगा आपको 90 के दशक का वो दौर, जब आपने हमारे युवाओं का अपने देश में स्वागत किया था। H1B वीजा देकर भारतीयों को अपने देश में बुलाया था, और उसी भारतीय टैलेंट ने अमेरिका को ग्रेट बनाया था। और अब आज वही भारतीय आपको खटकने लगे हैं। आज वही H1B वीजा पर सवाल उठ रहा है, और ये बात हो रही है कि भारतीयों ने अमेरिकी लोगों की नौकरी ले ली। ये जो अमेरिका को ग्रेट या पावर हाउस बनाया था, इसमें भारतीयों का, टैलेंटेड भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन हमारा टैलेंट पूल अब भी भरा हुआ है। आज अमेरिका में रह रहे भारतीयों में यह डर है कि कहीं उनकी नौकरी ना छिन जाए आपके व्यवहार की वजह से। आज हमारे युवा आइल्स क्लियर करने के बाद भी असमंजस में है कि वो अमेरिका जाएं या नहीं, और ये डर पैदा हुआ है आपके व्यवहार की वजह से, आपके टैरिफ बम की वजह से। लेकिन ट्रंप साहब, अगर भारतीय जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो टैलेंट पूल है, अमेरिका को ग्रेट बना सकता है, तो भारत में आकर वो पहले से ही ग्रेट भारत को और ज्यादा ग्रेट बना सकता है। काम करने में वैसे तो भारतीय सबसे आगे रहते हैं, और हमारी मास्टरी है कि 12 घंटा, 24 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटे काम कर सकते हैं हम। कितनी भागा दौड़ी कर सकते हैं। और तो और, दुनिया की अर्थव्यवस्था जितनी दौलत तो आए थे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, वो हमसे लूट के ले गए थे 18वीं शताब्दी में। तो आप हमें पैसों की धौस क्या ही दिखाओगे। हम पैसे कमाने का हुनर जानते हैं, और हमारे पास ये काबिलियत भी है कि ये आपके ट्रंप टैरिफ को कैसे पलट देंगे। लेकिन अब बात आप लोगों से,
ये जो पूरा रास्ता है ये आसान बनेगा अगर आप लोगों का सहयोग होगा। तो मेरे दोस्तों, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। इस रास्ते के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। और वो कैसे, जिस पे आज चर्चा करेंगे। ट्रम्प टैरिफ के बम को फ्यूज करने के लिए हमें एक कॉन्शियस एफर्ट लगाना होगा। ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। वैसे भी जब एक झटका लगता है तभी वेकअप कॉल होता है। तो मेक इन इंडिया जो लंबे समय से एक नारा ही बन के रह गया है, वो सक्सेस नहीं हुआ और उसकी वजह भी आप हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी नहीं थी। तो एक बार फिर वो एक नारा नहीं रहे, हमें इसे अपनी जिंदगी बनाना होगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन छोटा छोटा एफर्ट एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगा। जब आप बाजार जाते हैं, और अक्सर मैं भी बाजार जाती हूं, तो सबसे पहले मेरी बेटी मैकडॉनल्ड्स देखती है। आपके भी घर में बच्चे हैं। मैकडॉनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, ये पहली छोटी शुरुआत है। वो देखकर हम सबसे पहले गाड़ी रोक लेते हैं, वहां टूट पड़ते हैं। सैटरडे संडे तो डेफिनेटली ऐसा होता है। लेकिन हम बगल की दुकान में किसी भारतीय का बनाया पिज्जा, बर्गर और कुछ और हमें नजर नहीं आता। अब ये स्टाइल स्टेटमेंट भी है, एक साइकोलॉजिकल फन भी है कि आज मैकडॉनल्ड्स गए थे, KFC गए थे, डोमिनोज में बैठ के पिज्जा खाया है। लेकिन ये रोकना होगा, कॉन्शियसली रोकना पड़ेगा। आप कह सकते हैं बेशक कि वो कंपनियां अमेरिकी हैं, लेकिन काम करने वाले तो वहां पर भारतीय हैं। लेकिन अगर भारतीय दुकानों की बिक्री बढ़ेगी तो क्या वो भारतीय स्वदेशी आउटलेट्स पर काम नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे और शायद बेहतर कमा पाएंगे। और इसीलिए मैं आज खुद भी प्रॉमिस करती हूं इस उम्मीद के साथ कि मैं मैकडॉनल्ड्स और ऐसे हर छोटा छोटा एफर्ट जो अमेरिका से है वो एक बार रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध है। और इसीलिए मैं आज यहां पर गांधी जी का एक और कोट आपसे साझा करना चाहती हूं। गांधी जी ने लिखा था, स्वदेशी विचार का पालन करने वाला हमेशा आसपास देखता है जहां पड़ोसियों की सेवा की जा सके, यानी जहां उनके हाथ का तैयार किया हुआ जरूरत का सामान होगा, वहां वो विदेशी चीजों की जगह उसे लेगा, फिर चाहे स्वदेशी सामान शुरुआत में थोड़ी कम क्वालिटी, घटिया क्वालिटी हो और महंगा ही क्यों ना हो। स्वदेशी का इस्तेमाल करने वाला किसी कायर की तरह स्वदेशी को छोड़कर भागेगा नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी सुधारने की कोशिश करेगा, गांधी जी ने कहा था। और यही गांधीगिरी ही ट्रंप के टैरिफ वॉर में भारत का सबसे बड़ा हथियार होगा, जिसे हर भारतीय को अपनाना पड़ेगा, तभी यह मुमकिन है। सिर्फ मेक इन इंडिया का नारा देना भर काफी नहीं है। अब मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रहे, लेकिन आम आदमी के संकल्प के बिना सरकार स्वदेशी से समृद्ध को सार्थक नहीं बना सकेगी। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर इसी पर चर्चा करूं। मेक इन इंडिया के रास्ते में आने वाली चुनौतियों की बात भी करूं, सरकार की जिम्मेदारी की भी, और मेक इन इंडिया के लिए हमारी रेडीनेस की भी। The spinning wheel represents to me the hope of the masses. The masses lost their freedom, such as it was with the loss of the charkha. The charkha supplemented the agriculture of the villagers and gave it dignity. It was the friend and the solace of the widows. It kept the villagers from idleness. गांधी जी की लिखी इन बातों में चरखा सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये चुनौतियों से लड़ने का हथियार भी है और मुश्किलों से जीत जाने का भरोसा भी। बापू को ये भरोसा स्वदेशी में मिला और अब
हरिजन में लिखे बापू के इस लेख के 85 साल बाद जब ट्रंप टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी वही स्वदेशी उम्मीद बनकर इस जंग में भारत की जीत का ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा है। भारत के लिए यह आपदा में अवसर की तरह है और मोदी सरकार स्वदेशी से समृद्ध का आधार मजबूत करने की जुगत लगा रही है। पर आपदा को अवसर में बदलने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। तो मेक इन इंडिया के इस नारे को पूरा करने के लिए सरकार को भी जोर लगाना पड़ेगा, तो वहीं आपको और हमको भी, क्योंकि ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए एक बड़ी आपदा की तरह है। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। ट्रंप के 50% टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर पड़ेगा और इसके साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर के एक्सपोर्ट पर भी टैरिफ असर डालेगा। हीरा और सोने के अमेरिकी बाजार में भी भारत की पकड़ कमजोर होगी और साथ ही साथ सी फूड एक्सपोर्ट, कालीन, फर्नीचर, लेदर जैसे प्रोडक्ट्स के अलावा मशीनरी और मैकेनिकल सामान और केमिकल सेक्टर भी इस टैरिफ की वजह से सफर कर देंगे। लेकिन यहाँ भारत के लिए राहत की बात यह है कि हमारे पास मुसीबतों की इस मीनार से बचने का हुनर भी है और सामर्थ्य भी, और उस सामर्थ्य का नाम है एमएसएमई सेक्टर। भारत में मौजूद माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भारत की वो ताकत है जो हिंदुस्तान के स्वदेशी मिशन को मजबूती देने में पूर्ण तरह से सक्षम है। स्वदेशी उत्पाद के लिए एमएसएमई के सेक्टर कितना बड़ा बूस्टर बन सकता है, इसका अंदाजा कुछ इन आंकड़ों के साथ लगा सकते हैं, उसे समझते हैं। इस वक्त देश में एमएसएमई की कुल 6 करोड़ 75 लाख इकाइयां हैं, जिसमें 6 करोड़ 70 लाख के साथ माइक्रो इकाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है। मीडियम 4 लाख हजार और स्मॉल सेक्टर में 35,000 से ज्यादा इकाइयां, जो 29 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है। यानी भारत का एमएसएमई वो सेक्टर है जो स्वदेशी सामान को नई पहचान दिला सकता है। तेजी से बढ़ती इस इंडस्ट्री का विकसित होता जो भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान है। जो हम अक्सर बात करते हैं कि भारत किस लिहाज से सीढ़ियां पायदान पर पायदान बढ़ रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर एमएसएमई इंडस्ट्रीज है। अब जैसे 2022-23 की जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर ने 30% से ज्यादा योगदान दिया। 23-24 में भारत ने जितना एक्सपोर्ट किया उसमें 45% योगदान एमएसएमई का था, और खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार भी एमएसएमई सेक्टर में जनरेट हो रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 36% योगदान भी एमएसएमई सेक्टर देता है। ये मैं आपको रोड मैप और रास्ता बता रही हूं, बस हमको तो थोड़ा पुश करना है। यानी भारत को अगर स्वदेशी का जो मंत्र है वो आगे बढ़ाना है तो एमएसएमई ही वो रास्ता है जिस पर गुजरकर आपको चलना होगा, जिस पर चलकर ही हम वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहां इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एमएसएमई सेक्टर की अपनी चुनौतियां भी हैं, और उन चुनौतियों को दूर करना ही इस आपदा में असल अवसर बन सकता है। ज्यादातर स्टार्टअप्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण शुरुआती दौर में ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समस्या होती है। हालांकि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। क्यों किया है? जिससे वैश्विक स्तर पर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना चाहता है तो उसके लिए आसान हो। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए आह्वान किया था, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, और उसकी तैयारियां चल रही हैं। फिर भी इस प्रणाली में अभी भी बड़ी खामियां हैं, और इस तरह पैसों की कमी भी एमएसएमई के रास्ते में रोड़ा बनती है।
हालांकि सरकार ने कर्ज और दूसरी योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और इसके बावजूद एमएसएमई सेक्टर के सामने पैसों की समस्या दिखती है। एमएसएमई के सेक्टर में मैन पावर यानी वर्कफोर्स की भी कमी देखने को मिलती है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्किल्ड लेबर की कमी से भारत का एमएसएमई सेक्टर जूझ रहा है। एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा और भी कई चीजें जैसे कि बिजली की कमी, जगह की कमी को दूर करना और लागत को कम करने जैसी चुनौतियों से भारत का एमएसएमई सेक्टर जूझ रहा है। लेकिन यहां मैं एक सवाल आम लोगों से भी करना चाहती हूं। आम लोग यानी हम सब। मेरा सवाल यह है कि क्या हम सब लोग स्वदेशी के लिए तैयार हैं? बहुत आसान होता है कि फोन खोला हमने, ऐप पे गए, विदेशी ऐप पे ज़ारा इधर उधर और तुरंत ऑर्डर किया, घर पे आ गई चीज़ें और लगता भी है कि चाची ने अमेरिका से भेजा है तो ये सामान अच्छा होगा। इसीलिए ये सवाल है कि क्या हम सब लोग स्वदेशी के लिए तैयार हैं? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि बेशक हमारे घरेलू उद्योगों के लिए 140 करोड़ का बाजार घर में ही मौजूद है, लेकिन ओपन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में घरेलू उद्योगों के पास कंपटीशन की चुनौती भी है। उदाहरण के लिए मैं दीपावली, जो सबसे कॉमन उदाहरण है और अक्सर हम इस पर चर्चा करते आए हैं, इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि बहुत रिलेटेबल है। अक्टूबर के महीने में पूरा देश दीपावली मनाएगा, लेकिन हमारे घरों पर जगमगाती लाइट से चीन रोशन हो रहा है, क्योंकि दीपावली आने के साथ ही हम डेकोरेटिव लाइट्स की खरीद करते हैं, खरीदारी करने के लिए इधर उधर भागते हैं, तरह तरह की डेकोरेटिव लाइट्स लेते हैं। पर चीन के सस्ते प्रोडक्ट्स के मुकाबले हमारे भारतीय प्रोडक्ट्स को वो ना ज़्यादा भाव मिलेगा ना ज़्यादा तवज्जो, क्योंकि भारत में बनी दिवाली की डेकोरेटिव लाइट्स के लिए जहां लोगों को 100 से 250 रुपए तक खर्च करना पड़ता है, उसके मुकाबले चीन में बना सामान 50 से 100 रुपए के बीच मिल जाता है। कीमत का ये फर्क ही स्वदेशी के रास्ते में रुकावट का कारण बनता है। और हमारी सोच, भले ही वो 50-100 रुपए की जो लाइट्स होंगी, चीनी लाइट्स, वो आप 2 महीने बाद यूज कीजिए, नहीं चलेंगी, आधी लाइट्स खराब होंगी, झपझप करेंगी, लेकिन फिर भी हम ऑप्ट करते हैं चीनी लाइट्स। और आज से नहीं, लगभग 1 दशक हो गया। यह अलग बात है कि भारतीय सामान चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा टिकाऊ है, लेकिन फिर भी सस्ते होने की वजह से चीन के सामान को ज्यादा तवज्जो मिलती है, ज्यादा बिकाऊ होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सरकार इन चुनौतियों से अनजान है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपील की है कि आप बताइए कि आपको स्टार्टअप में क्या रुकावटें आती हैं, सरकार उसे दूर करेगी। मैं देश के युवाओं से कहता हूं, आइए, आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर के, आपके आइडियाज को मरने मत देना दोस्तों। आज का आपका आइडिया हो सकता है आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना सकता है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, आपका साथी बन के काम करने तैयार हूं। फ्रेंच लेखक एल्बर्ट कैमस ने लिखा है कि यू हैव टू बी वेरी रिच और वेरी पुअर टू लिव विदाउट अ ट्रेड। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ते रहना है तो ट्रेड के नए रास्तों की तलाश रुकनी नहीं चाहिए। ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को भी नए रास्ते तलाशने होंगे। स्वदेशी की ताकत बढ़ानी ही होगी और बाजार की चुनौतियों पर चर्चा करनी होगी, रास्ते निकालने होंगे। और इसकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, ना कि सिर्फ सरकार की। एक समय था जब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर मिल्स ना सिर्फ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे रहे थे, बल्कि ये पर्यावरण को भी संतुलित रखने का काम कर रहे थे। लेकिन प्लास्टिक के चलन ने जूट इंडस्ट्री को बंद करा दिया। गन्ने किसानों के सामने भुगतान के संकट ने पहले गन्ने की खेती को प्रभावित किया और फिर शुगर मिल्स को भी। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कॉटन,
महंगी बिजली और स्किल्ड लेबर की कमी से जूझ रही हैं, दम तोड़ रही हैं। लेकिन सरकारी मदद और लोगों की जागरूकता न सिर्फ इन इंडस्ट्रियों को फिर से जिंदा कर सकती हैं आपके सहयोग से, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी सरपट दोहरा सकती हैं आपके सहयोग से। अब सवाल उठता है कि एमएसएमई सेक्टर के सामान को भारत के घर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कर सकती है। चुनौतियों से निपटने के साथ साथ एमएसएमई को मजबूत करने के लिए उसकी बढ़ती लागत पर क्या सरकार किसी तरह की सब्सिडी देगी? क्या स्वदेशी अपनाने के लिए सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा सकता है? एमएसएमईज की समस्याओं को दूर करने के लिए नियम और कानूनों में किसी तरह की डील भी क्या दी जा सकेगी? और क्या एमएसएमई का बाजार बढ़ाने के लिए विदेशों में एक्सपोर्ट्स के रास्ते को अपनाना या आसान बनाया जा सकता है? स्वदेशी सामान पर एक तय समय पर सब्सिडी अच्छा विकल्प बन सकती है। इससे सामान सस्ते होंगे और लोग स्वदेशी की ओर अट्रैक्ट भी होंगे। दुनिया के कई देशों में ऐसा किया भी जाता है। उदाहरण के लिए चीन को ही ले लेते हैं। चीन में मेड इन चाइना को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी स्तर पर अभियान चलते हैं, जिसमें दुकानों में लिखा होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लिखा होता है कि 100% चाइनीज प्रोडक्ट्स, या लिखा होता है कि सपोर्ट डोमेस्टिक गुड्स। तो जापान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जापान में दुकानों पर अक्सर मेड इन जापान के लेबल्स प्रमुखता से दिखते हैं। साउथ कोरिया की बात करें तो वहां भी अपने देसी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की रीत है। दक्षिण कोरिया में दुकानों पर आप बाय कोरियन जैसे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे मिलेंगे आपको। और चाइना ने तो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग हब इतना बड़ा कर लिया, उन पे सवाल भी उठा कि वो चाइनीज बोलते हैं, उनको इंग्लिश बोलनी होगी और उनको ग्लोबल इकोनॉमी में अपना हस्तक्षेप रखना है। लेकिन उन्होंने अपने ना भाषा और ना तरीके और चाइनीज प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ चाइना बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ाया। स्वदेशी को अपनाकर, अपने प्रोडक्ट्स को अपनाकर, अपनी भाषा को अपनाकर। अब इस तरह इटली, जर्मनी, वियतनाम जैसे तमाम देशों में जो अपने घर में बने सामान को देश में बेचने पर ध्यान देते हैं, हमें भी स्वदेशी सामान के लिए ऐसी ही जमीन तैयार करनी होगी और सोच भी। और ना सिर्फ देश में बल्कि एमएसएमई के लिए एक ऐसा बाजार तलाशना होगा जहां ट्रेड बढ़ाकर भारत के लोकल सामान को दुनिया में वोकल बनाया जा सके। ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत के कपड़ा उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है, तो इसके जवाब में भारत में दुनिया में दूसरे बाजार तलाशने शुरू कर दिए हैं और वही एक विकल्प है। अब भारतीय कपड़ा कंपनी को यूरोप संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े एक्सपोर्ट्स मार्केट पर ध्यान देना होगा, जो भारत के कुल निर्यात का 45% है। भारत का कपड़ा उद्योग ने सरकार से कच्चे कपास पर 11% का आयात शुल्क हटाने का सुझाव दिया है और इस कदम से अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में एक मजबूत सौदेबाजी का मौका भी मिल सकता है। कपड़े के साथ साथ सी फूड भी एक ऐसा सेक्टर है जिस पर ट्रंप के टैरिफ की वजह से असर देखने को मिलेगा। भारत अभी अमेरिका को सालाना 60,000 करोड़ रुपए का सी फूड एक्सपोर्ट करता है। भारत के कुल सी फूड एक्सपोर्ट में अमेरिका को जाने वाला हिस्सा लगभग 40%, जो करीब 2 करोड़ भारतीयों का रोजगार उनको देता है। अमेरिका के 50% टैरिफ की वजह से 24,000 करोड़ का कारोबार खतरे में पड़ सकता है और इसीलिए हम विकल्प की बात कर रहे हैं, आपके और हमारे साझेदारी की, क्योंकि भारत के कॉम्पिटिटर जैसे कि इक्वाडोर, इंडोनेशिया और वियतनाम बहुत कम टैरिफ का भुगतान कर रहे हैं। भारतीय सी फूड महंगा होने से इन देशों के फूड प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे और इससे भारतीय कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी घट सकती है। इस सेक्टर में भी भारत को अमेरिका की जगह दूसरे देशों जैसे कि चीन, यूएई, यूके, यूरोपियन यूनियन पर फोकस करके वहां सी फूड एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है और इस दिशा में कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, रूस या अन्य देशों में व्यापार बढ़ाना होगा।
ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत के वाणिज्य मंत्रालय में लगभग 50 देशों के लिए नई निर्यात रणनीति बनाई जा रही है और इसके तहत भारत अब चीन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों पर फोकस करेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करके तो भारत आयरलैंड, लिंटेस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ ट्रेड डील कर चुका है। ये 1 अक्टूबर से लागू होगी। ब्रिटेन के साथ डील अगले साल अप्रैल से लागू हो सकती है और ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन संघ से बातचीत जारी है। सरकार इस ओर ध्यान भी दे रही है और अलग अलग देशों में कारोबार बढ़ाने की कोशिश जारी है, यानी कि सरकार विकल्प तलाश रही है और उस पर अग्रसर है। लेकिन अगर इसमें स्वदेशी का ब्रह्मास्त्र निशाने पर लग गया तो टैरिफ जंग में हमारी जीत तय है। तो जाहिर है कि 140 करोड़ नागरिकों के भारतीय बाजार में आज स्वदेशी की पहचान दिलाने की जरूरत है और ये लड़ाई हमें कदम कदम पर लड़नी होगी। और क्या नहीं है भारत देश में, उत्तर से दक्षिण तक खूबसूरती का भंडार है। तो हम क्यों ना घूमें स्वदेश में, अपने देश में, क्यों जाएं विदेश में। स्विट्जरलैंड जैसा खूबसूरत हमारा कश्मीर है, मालदीव जैसे खूबसूरत बीचेस हमारे पास हैं, पुडुचेरी में है, गोवा में है। हमारे हिमालय जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों को भला दुनिया में कोई टक्कर दे सकता है। और ये इसलिए नहीं, हम सब कुछ लोग अमेरिका गए हैं, मैं गई हूं, लेकिन भारत जैसी खूबसूरती आपको कहीं शायद ही मिलेगी। गंगा यमुना के किनारे रची बसी हमारी संस्कृति का दुनिया में दूसरा सानी भला है ही नहीं। तो हम भारत भ्रमण से ही अमेरिका के आर्थिक अतिक्रमण का मुंह तोड़ जवाब क्यों न दें। तो बस हमारी दिक्कत यह है कि जब तक सिर पर नहीं पड़ती ना, तब तक हम जगते नहीं हैं। यानी हमें प्रेशर में, डेडलाइंस में काम करने की आदत है। वो क्या है ना, हम बेहद शांत मिजाज जो ठहरे, पर एक बार जो हमारी अड़ी ना, तो बस हम अच्छों की खाट खड़ी कर देते हैं। किया भी था कोरोना में। कोरोना याद होगा आपको, किस तरीके से एक समय कोरोना में हालात खराब थे, लेकिन धीरे धीरे हमने दवाइयां दूसरे देशों में दी, खुद का तमाम सामान बनाया। अब टैरिफ की बात है, अब टैरिफ वॉर में भी हम यही करेंगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि वॉर इज द स्टेट्समैन्स गेम, द प्रीस्ट्स डिलाइट, द लॉयर्स जेस्ट, द हायर्ड असैसिन्स ट्रेड। टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भी जिस ट्रेड वॉर की शुरुआत की है, वो भी किसी जंग की आपदा से कम नहीं है। और इस आपदा में भी अवसर तलाशना हमें बखूबी आता है। और वैसे भी हम किसी की धौंस तो कभी बर्दाश्त करते ही नहीं। आपातकाल में हमने उस समय की सरकार की धौंस नहीं सही, तो फिर ट्रंप की धौंस हमें क्यों ही सहनी है। इसलिए हम सबको मिलकर ट्रंप के टैरिफ का जवाब दें।